अगर आप नया पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि कौन से फॉर्म को भरे और कहां से भरे, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं आज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि पासपोर्ट अप्लाई कैसे करें मोबाइल या लैपटॉप से, कौन से डॉक्यूमेंट्स वैलिड होते हैं और सबसे कॉमन मिस्टेक्स जो लोग कर देते हैं जिससे उनका पासपोर्ट डिले हो जाता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपका पासपोर्ट प्रोसेस एकदम स्मूथ और फास्ट हो जाए और आपका टाइम भी बचे। चलिए प्रोसेस को शुरू करते हैं। मोबाइल और लैपटॉप से अप्लाई करने में आपको ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेगा, तो आप इसके लिए अप्लाई लैपटॉप या मोबाइल दोनों से आसानी से कर सकते हैं। अभी हम लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने मोबाइल से भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम ही होगा। तो सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या मोबाइल में किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है और गूगल पे आकर आपको सर्च करना है पासपोर्ट सेवा। सर्च करने के बाद passportindia.gov.in का जो वेबसाइट है आपको इस पे क्लिक करना है। इसको कट कर देना है। पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने से पहले हमें एक रजिस्ट्रेशन करना है जिस आईडी से हम लोग पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे। आईडी के रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर पे क्लिक करें। सबसे पहले यहाँ पे आपको पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ से अपना पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है। आप जहाँ रहते हैं आपका रेसिडेंशियल एड्रेस जो है वहाँ से सबसे करीब जो सिटी पड़ रहा है उस सिटी को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। ध्यान में रखना है कि वो सिटी आपके रेसिडेंशियल स्टेट के अंदर ही हो। मेरे केस में मेरा वेस्ट बंगाल है तो मैंने कोलकाता सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको अपना फुल नेम यहाँ पे टाइप, ईमेल आईडी डालना है यहाँ पे और इसको यस करना है। फिर आपको यहाँ पे 9 डिजिट्स का पासवर्ड डालना है। ध्यान में रखना है कि पासवर्ड के अंदर कम से कम एक अपर केस, एक लोअर केस और एक स्पेशल कैरेक्टर होना जरूरी है। अब आपको पासवर्ड डालने के बाद साइन अप पे क्लिक करना है। आपने जो मेल आईडी का यूज किया था उस मेल आईडी पे एक ओटीपी गया है, उस ओटीपी को यहाँ पे डालिए और कंप्लीट साइन अप पे क्लिक कीजिए। आपका आईडी बन चुका है। अभी आपको बैक टू लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना मेल आईडी डालना है। यहाँ पे वापस आपको अपना ईमेल आईडी डालना है और फिर पासवर्ड डालना है, वो पासवर्ड जो आपने आईडी क्रिएट करते वक्त बनाया था। ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद साइन इन पे क्लिक करना है। अभी आपकी आईडी लॉगिन हो चुकी है। अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, स्किप फॉर नाउ पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने जो पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट किया था ये वही शो कर रहा है। जैसे कि मैंने कोलकाता सेलेक्ट किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो यहाँ पे कोलकाता ऑलरेडी शो कर रहा है। अभी हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन के पूरे प्रोसेस को 9 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। हमें 1 बाय 1 इन सारे 9 स्टेप्स को कंप्लीट करने हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप है जो कि है पासपोर्ट टाइप। अप्लाइंग फॉर में हमें सेलेक्ट करना है फ्रेश पासपोर्ट। टाइप ऑफ एप्लीकेशन में नॉर्मल हमें सेलेक्ट करना है। तत्काल का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, उसके लिए दूसरा वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं। टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट 36 पेजेस का हमें चाहिए, तो हम 36 पेजेस ही सेलेक्ट। सेव एंड नेक्स्ट। गिवन नेम में हमें अपना फर्स्ट नेम और मिडल नेम डालना है और सरनेम में अपना लास्ट नेम। अब हमें जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल। हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम्स,
क्या आप पहले किसी दूसरे नाम से जाने जाते थे? तो इस पे आपको नो सेलेक्ट करना है। हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम? यहां पे भी आपको नो सेलेक्ट करना है। अगर पास्ट में आपका कोई दूसरा नाम रहा हो और आपने अपना नाम चेंज करवाया हो तो उसको यहाँ पे यस करके, अगर पास्ट में अपना नाम आपने कभी चेंज करवाया है तो आपको यस सेलेक्ट करना है। यस सेलेक्ट करने के बाद में गिवन नेम वाले बॉक्स में आपको आपका पहला नेम का, जो पहले आपका जो नाम था चेंज करवाने से पहले, उस नाम का फर्स्ट नेम और मिडल नेम फर्स्ट वाले बॉक्स पे डालना है। सेकंड वाले बॉक्स पे लास्ट नेम डालना है। अगर आपने एक बार ही चेंज करवाया है अपना नाम तो फिर सिर्फ फर्स्ट वाली लाइन का ये दोनों बॉक्सेस फिलअप करने हैं। अगर 2 बार चेंज करवाया है तो सेकंड वाले लाइन में आपको अपना सेकंड टाइम जो चेंज हुआ था नाम उसको डालना है। हम यहां पे ये मानकर चल रहे हैं कि आपने कभी भी अपना नाम चेंज नहीं करवाया है, तो हम नो सेलेक्ट करेंगे। अभी डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है। डेट ऑफ बर्थ यहां से आपको सेलेक्ट करना है। 2025 पे क्लिक करके आप अपना ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रीवियस पे क्लिक करना है और पीछे जाने के लिए यहाँ से, जैसे कि मैंने जनवरी सेलेक्ट किया और डेट 15 जनवरी 1996। प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि आपका जन्म जहाँ पे हुआ था, सिटी या विलेज या फिर टाउन का नाम। मैरिटल स्टेटस, यहाँ से आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, मैरिड, सिंगल या बाकी कुछ भी। इफ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, क्या आपका जन्म इंडिया के बाहर हुआ था तो नो सेलेक्ट करना है। किस स्टेट में हुआ था यहां से सिलेक्ट करना है। किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था यहां से सिलेक्ट करना है। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय, आप इंडिया का सिटीजन कब से हैं। बाय बर्थ, बर्थ सेलेक्ट करना है यानी कि जन्म से आप इंडियन ही हैं। अब यहाँ पे पैन का डिटेल्स डालने का ऑप्शन है और वोटर आईडी का डिटेल्स डालने का भी ऑप्शन है। दोनों ये सिलेक्टेबल है। अगर आप डालना चाहे तो डालिए अगर आपके पास में अवेलेबल है, लेकिन पैन कार्ड आप जरूर डाल लीजिए। ये यहाँ पे ऑप्शनल शो कर रहा है लेकिन ये मान करके चलिए ये कंपलसरी ही है। एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछ रहा है, यानी कि अभी जब आप ये फॉर्म भर रहे हैं आप क्या करते हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, होम मेकर हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, रिटायर्ड हैं या क्या है। यहाँ मैंने यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट किया है। इज ईदर ऑफ योर पेरेंट्स और स्पाउस अ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपके माँ बाप या फिर आपके हस्बैंड या फिर वाइफ, इनमें से कोई भी। यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपके पेरेंट्स यानी कि माँ बाप या फिर हस्बैंड या वाइफ, इनमें से कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं, क्या उनके पास। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है नो। हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि उनके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है आपका, यहाँ से आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे 10th पास एंड अबव सेलेक्ट कर लिया। इज एप्लीकेंट एलिजिबल, अब यहाँ पे ईसीआर कैटेगरी क्या होता है और नॉन ईसीआर कैटेगरी क्या होता है इसको समझना जरूरी है। ये ईसीआर और नॉन ईसीआर कैटेगरी उन लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है जो कि बाहरी देशों में मेहनत मजदूरी करने के लिए जाते हैं, लेबर के काम से जाते हैं या फिर किसी भी तरीके के छोटे मोटे काम से जाते हैं। और कई बार हमें देखने को मिलता है कि दूसरे देश में हमारे देश के नागरिक फंसे हुए हैं, उनका पासपोर्ट ले लिया गया है, उनको अटका कर रख दिया गया है।
हालांकि उनको बुलाया जाता है नौकरी के लिए या फिर किसी भी काम के लिए, लेकिन कई बार वहाँ पे पहुँचने के बाद में इन लोगों को पता चलता है कि ये लोग किसी दूसरे काम के लिए हमें यहाँ पे बुलाए हैं। और जो लोग इन लेबर्स को अपने कंट्री में बुलाते हैं वो लेबर्स के मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों के पासपोर्ट लेकर के रख लेते हैं, ताकि मजदूर लोग वहाँ से भागकर अपने देश वापस ना जा पाए। अब ECR कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो कि मेहनत मजदूरी करने के लिए जा रहे हों और उनका क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड से कम का हो। यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि जो लोग 10th स्टैंडर्ड से कम पढ़े लिखे हैं उनमें से सारे के सारे ECR कैटेगरी में नहीं जाते हैं। ECR कैटेगरी में सिर्फ वो लोग जाएंगे जो 10th स्टैंडर्ड से कम पढ़े लिखे हैं, बाहर के देश में मेहनत जा रहे हैं, तभी वो ECR कैटेगरी के लिए माना जाएगा। जितने भी लोग 10th से कम पढ़े लिखे हैं और वो लोग मेहनत मजदूरी नहीं बल्कि घूमने या फिर अपने किसी दूसरे काम से बाहर जा रहे हैं, पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, किसी भी दूसरे मैटर के लिए जा रहे हो, वो सारे नॉन ECR कैटेगरी में आएंगे। यहाँ तक कि वो लोग जो कि 10th क्लास से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मेहनत मजदूरी या फिर किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, तो वो ECR कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि वो 10th क्लास से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो यहाँ पे हम मानकर चल रहे हैं कि आप नॉन ECR कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं, तो हम यहाँ पे यस सेलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है विजिबल डिस्टिंग्विशिंग मार्क। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि क्या आपके फेस में या हाथ में ऐसा कोई मार्क है जो कि क्लियरली विजिबल हो, या फिर ऐसा कोई बर्थ मार्क जो कि इजीली विजिबल हो, आपके फेस पे हो, आपके हाथों पे हो, कहीं पे। तो आपको यहाँ पे उस मार्क का डिटेल्स बताना है कि हाँ आपके फेस पे बर्थ मार्क हो या फिर तिल वगैरह मोल वगैरह का मार्क हो, या फिर आपके हाथों में किसी भी हैंड में हो, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं मोल ऑन माई राइट हैंड। अब यहाँ पे आपका आधार नंबर पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। आई अग्री यस पे क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अभी हम आ गए हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहां पे आप देख सकते हैं योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर इज इतना 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 बता दिया है। ये आपका एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर है जो कि जनरेट हो गया है। सबसे पहले यहां पे पूछा जा रहा है फादर्स नेम का फर्स्ट नेम और मिडिल नेम पहले वाले बॉक्स में और सर नेम नेक्स्ट वाले बॉक्स में। बाकी सभी नामों को इसी तरीके से डालना है, जैसे कि मदर्स नेम, लीगल गार्जियंस नेम, स्पाउस नेम, स्पाउस यानी सारे नामों को सही से फिलअप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब हम आ गए हैं अगले स्टेप पे जो कि है एड्रेस डिटेल्स। इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया? क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया है, यानी कि क्या आप इंडिया के बाहर में रह रहे हैं और आपका प्रेजेंट एड्रेस इंडिया के बाहर का ही है? तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे नो। नेक्स्ट पूछ रहा है हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम। यहाँ पे पूछ रहा है हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम, तो यहाँ पे आप अपना हाउस नंबर, अगर हाउस का कोई नंबर है तो वो डाल सकते हैं, नहीं तो फिर स्ट्रीट का जो नाम है। नेक्स्ट है विलेज, टाउन और सिटी। आपका जो शहर है, गांव है या फिर जो टाउन है वहां का नाम डालना है। उसके बाद आपके जगह का पिन कोड डालना है। स्टेट को सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, पुलिस स्टेशन को सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर डालना है विदाउट कंट्री कोड। आपको +91 या फिर ऐसा कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर को डालना है। यहाँ पे आप टेलीफोन नंबर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। फिर ईमेल आईडी को डालना है। इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल? यहाँ पे आपको यस सेलेक्ट करना है। इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस? क्या आप जहां पे रह रहे हैं वही आपका परमानेंट एड्रेस है? जहां आप अभी रह रहे हैं अगर वही आपका परमानेंट एड्रेस भी है तो फिर आप यस सेलेक्ट कीजिए।
इन सारे इंफॉर्मेशंस को सही से भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। मान लीजिए आप किसी दूसरे कंट्री में हैं और किसी तरीके का इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, तो उस सिचुएशन में किस इंसान के पास कांटेक्ट किया जाए उसका डिटेल्स यहाँ पे आपको भरना है। यहाँ पे उस इंसान का नाम और एड्रेस डालना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे आप टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है प्रीवियस पासपोर्ट। तो सबसे पहले में यहाँ पे पूछ रहा है, हैव यू एवर हेल्ड और होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट इज नॉर्मली इशूड टू टिबेटन अदर स्टेटलेस पीपल रिसाइडिंग इन इंडिया। इसका मतलब यूँ समझिए कि ऐसे लोग जो कि इंडिया में रह रहे हैं लेकिन उनका कोई रिसाइडिंग एड्रेस नहीं है, रेसिडेंशियल एड्रेस उसका कुछ लीगली नहीं है, यानी कि वो इंसान इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग नहीं करता, वैसे लोगों को एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट इशू किया जाता है जो कि गवर्नमेंट के तरफ से इशू किया जाता है। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है, क्या आपके नाम पे वैसा कोई सर्टिफिकेट इशू किया गया था। तो यहाँ पे आपको नो सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम यहाँ पे यही मानकर चल रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं इंडिया के किसी ना किसी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो। नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ प्रीवियस और करंट डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके नाम पे क्या पहले कभी कोई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया गया था या नहीं। इस टाइप के पासपोर्ट्स इशू उन लोगों जैसे कि सीबीआई, ईडी के ऑफिसर्स, इन लोगों के लिए इस तरीके का सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, यानी कि पासपोर्ट इशू किया जाता है। तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है नॉट अवेलेबल, नेवर हेल्ड और ऑफिशियल पासपोर्ट। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड। क्या आपने पहले कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था और आपको पासपोर्ट नहीं मिला हो। यहाँ पे भी हम सेलेक्ट करेंगे नो, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपने पास्ट में कभी भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया था और ये फर्स्ट टाइम है जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। अब हम सेलेक्ट करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेप है, यहाँ पे पूछ रहा है प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ देयर आर एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग अगेंस्ट द एप्लीकेंट। आर एनी प्रोसीडिंग्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस एलिजेड to have been committed by you pending before a criminal court in India। इसका मतलब ये है कि क्या आपका कोई क्रिमिनल केस है जो कि कोर्ट में पेंडिंग चल रहा हो अभी, और उस क्रिमिनल केस पे आपका अभी कोर्ट का जजमेंट आना बाकी हो। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे नो। हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चल रहा। नेक्स्ट है हैज़ एनी वारंट और summons for your appearance been issued and pending before a court under any law for the time being in force। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या आपका ऐसा कोई केस है जिसमें कि आपको कोर्ट में प्रेजेंट होने का डेट इशू किया गया हो। तो हम यहाँ पे मानकर चल रहे हैं कि नहीं, आपके ऊपर ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें कि आपको अपना मौजूदगी दर्ज कराना हो कोर्ट में जाकर। तीसरे वाले में क्या पूछ रहा है देखते हैं। तीसरे में बोल रहा है हैज़ अ वारंट फॉर योर अरेस्ट बीन इशूड बाय अ कोर्ट अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। के नाम पे किसी भी तरीके का अरेस्ट वारंट इशू किया गया है या नहीं। यानी कि जब आप ये फॉर्म भर रहे हैं उस दौरान क्या आपके नाम पे किसी भी तरीके का अरेस्ट वारंट इशू किया गया है या नहीं। यहाँ पे मानकर चलेंगे कि नो, आपके अगेंस्ट कोई भी अरेस्ट वारंट नहीं है। चौथे वाले में पूछ रहा है हैज़ एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग योर डिपार्चर फ्रॉम इंडिया बीन मेड बाय एनी कोर्ट। यानी कि यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि क्या किसी कोर्ट ने इस तरीके का ऑर्डर दिया है कि आप इंडिया छोड़ करके किसी दूसरे देश में नहीं जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे नो, आपके अगेंस्ट ऐसे किसी भी तरीके के ऑर्डर्स इशू नहीं किए गए हैं कोर्ट के तरफ से। अगला पूछ रहा है प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स if the applicant has been convicted by a court in India।
Have you at any time during the period of 5 years immediately preceding the date of this application been convicted by a court in India for any offence involving moral turpitude and sentenced in respect thereof to imprisonment for not less than 2 years? तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जिस वक्त आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, क्या उससे पहले के 5 साल के दौरान आपका कभी भी इस तरीके का सिचुएशन आया है कि 2 साल से अधिक आपको जेल हुआ हो? तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं नो। प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ द एप्लीकेंट हैज बीन रिफ्यूज्ड और डिनाइड पासपोर्ट। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड और डिनाइड पासपोर्ट? तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या पास्ट में कभी भी ऐसा हुआ है कि आप तक पासपोर्ट पहुंचाया गया हो लेकिन आपने पासपोर्ट लेने से इनकार कर दिया हो? तो हम यहाँ पे ये मानकर चलेंगे कि जब आपने कभी अप्लाई किया ही नहीं है, ये फर्स्ट टाइम है, तो जाहिर सी बात है आपने डिनाई भी नहीं किया होगा। नेक्स्ट पूछ रहा है हैज़ योर पासपोर्ट एवर बीन इम्पाउंडेड? इसका मतलब ये है कि क्या पास्ट में कभी भी आपका पासपोर्ट किसी भी पुलिस या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा जब्त किया गया था या नहीं? तो यहां पे आपको नो सेलेक्ट करना है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपका पासपोर्ट कभी भी किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा इम्पाउंड यानी कि जब्त नहीं किया गया था। हैज़ योर पासपोर्ट एवर बीन रिवोक्ड? इसका मतलब ये है कि क्या पास्ट में यानी कि पहले कभी आपका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया गया हो? तो यहां पे भी हम सेलेक्ट करेंगे नो। अगला पूछ रहा है प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ एप्लीकेंट हैज अप्लाइड फॉर और बीन ग्रांटेड फॉरेन सिटीजनशिप। हैव यू एवर बीन ग्रांटेड सिटीजनशिप बाय एनी अदर कंट्री? क्या आपको पहले कभी भी किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप मिला हुआ है यानी कि नागरिकता मिला हुआ है या नहीं? तो हम यहां पे यही मानकर चल रहे हैं कि आपको पहले कभी भी किसी भी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप नहीं मिला था। हैव यू एवर हेल्ड द पासपोर्ट ऑफ एनी अदर कंट्री एट एनी टाइम? क्या आपके पास पहले कभी किसी दूसरे कंट्री द्वारा इशू किया गया पासपोर्ट है या फिर था? तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे नो, नहीं, आपको किसी दूसरे कंट्री ने कभी भी किसी भी तरीके का पासपोर्ट इशू नहीं किया है। नेक्स्ट है हैव यू एवर सरेंडर्ड योर इंडियन पासपोर्ट? यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या पहले कभी भी आपने पासपोर्ट बनवाया था और क्या आपने उस पासपोर्ट को सरेंडर किया था? तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे नो। अगला है हैव यू एवर अप्लाइड फॉर रिनंसिएशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप? यहाँ पे पूछ रहा है कि पास्ट में यानी कि पहले कभी भी आपने इंडियन सिटीजनशिप को कैंसिल करवाने के लिए कोई एप्लीकेशन सबमिट किया था या नहीं? तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे नो। प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ एप्लीकेंट हैज रिटर्न्ड टू इंडिया ऑन एमरजेंसी सर्टिफिकेट। अगला पूछ रहा है हैव यू एवर रिटर्न्ड टू इंडिया ऑन एमरजेंसी सर्टिफिकेट? क्या कभी पहले ऐसा हुआ हो कि आप किसी दूसरे देश में हो और वहां से आपको इंडिया भेजा गया हो एमरजेंसी सर्टिफिकेट के साथ, या फिर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आपको एमरजेंसी सर्टिफिकेट अलॉट करके इंडिया वापस भेजा गया हो? तो हम यहां पे सिलेक्ट करेंगे नो। अगला है हैव यू एवर बीन डिपोर्टेड फ्रॉम एनी रीजन और कंट्री? डिपोर्ट का मतलब यही होता है कि मान लीजिए आप किसी दूसरे देश में गैर कानूनी तरीके से पहुंच गए, उस देश में आप घुस चुके हैं, लेकिन पकड़े जाने पे आपको वापस अपने देश भेज दिया गया हो। जैसे कि हाल ही में अमेरिका ने अमेरिका के अंदर गैर कानूनी तरीके से रहने वाले इंडियंस को और बाकी कई सारे देश के नागरिकों को अपने अपने देश डिपोर्ट कर दिया था। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे नो। अगला है हैव यू एवर बीन रिपैट्रिएटेड फ्रॉम एनी कंट्री बैक टू इंडिया? इसका मतलब ये है कि क्या आप पहले कभी किसी दूसरे देश में रह रहे थे और वहाँ से आपको इंडिया वापस भेज दिया गया हो? ये चीज़ डिपोर्ट से अलग कैसे है? डिपोर्ट में आप इलीगल तरीके से रह रहे हैं, आपको वापस भेज दिया जाता है, लेकिन रिपैट्रिएटेड इसमें आप ये मानकर चलिए कि आप बिल्कुल लीगल तरीके से रह रहे हैं, फिर भी किसी इशू के कारण आपको इंडिया भेजा गया हो। तो हम यहाँ पे भी सिलेक्ट करेंगे नो।
अब हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है पासपोर्ट प्रीव्यू। आप यहाँ पे अपना इंफॉर्मेशन एक बार चेक कर ले। इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद आई अग्री पे सेलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आ गया है डिटेल्स वेरिफिकेशन। यहाँ पे एक नोटिस दिखाया जा रहा है, इसमें लिखा गया है प्लीज नोट दैट द एप्लीकेंट इज required to be physically present at the residential address specified in the application form at the time of passport delivery. This is because the passport will be handed over. यानी कि जब पासपोर्ट का डिलीवरी आपके घर तक पहुंचेगा तब ये पासपोर्ट जिसके नाम पे है उसको वहां पे अवेलेबल रहना पड़ेगा, क्योंकि ये पासपोर्ट उसी को दिया जाएगा। यहाँ पे ये भी बता रहा है द डिलीवरी स्टेटस can be tracked on the India Post website using the speed post tracking number which will be provided to the applicant upon dispatch of the passport from the passport office. जब एप्लीकेंट का पासपोर्ट ऑफिस से निकल जाएगा तब एप्लीकेंट का मेल आईडी और मोबाइल नंबर में ये ट्रैकिंग जो नंबर है ये उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इंडिया पोस्ट के वेबसाइट पे जाकर ट्रैकिंग नंबर डालकर आप अपना शिपिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं कि किस स्टेटस में है आपका शिपमेंट अभी और क्या एक्सपेक्टेड डेट दिखा रहा है डिलीवरी का। अब देखिए यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जब आप पासपोर्ट ऑफिस में वेरिफिकेशन के लिए पहुंचेंगे तो आप प्रूफ ऑफ बर्थ क्या शो करेंगे, प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस क्या शो करेंगे। तो प्रूफ ऑफ बर्थ में आप क्या क्या सबमिट कर सकते हैं, क्या क्या शो कर सकते हैं, क्या क्या लेकर देख लेते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट आप दिखा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकते हैं, तो आइए प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए आप क्या क्या लेकर जा सकते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, देख लेते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट आप यूज़ कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं, इलेक्शन फ़ोटो यानी कि वोटर कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं, पैन कार्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। और भी कुछ कुछ ऑप्शंस हैं, लेकिन जो मोस्टली यूज्ड ऑप्शंस है बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी और पैन। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ बर्थ सर्टिफिकेट। प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस में आप क्या क्या शो कर सकते हैं देख लेते हैं। पहला है आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट आप यूज कर सकते हैं, सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑफ रेपुटेटेड कंपनीज ऑन लेटर हेड वो भी आप शो कर सकते हैं, वोटर कार्ड आप शो कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बिल, गैस कनेक्शन, इनकम टैक्स का असेसमेंट ऑर्डर आप शो कर सकते हैं, इनकम टैक्स आइडेंटिटी, पैन कार्ड आप शो कर सकते हैं, पेरेंट्स पासपोर्ट कॉपी इन केस ऑफ माइनर्स फर्स्ट एंड लास्ट पेज, रेशन कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, SC ST OBC सर्टिफिकेट, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, कई सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे नीचे प्लेस एंड डेट पूछा जा रहा है, ये आज का डेट शो कर दिया है बाय डिफॉल्ट। अब प्लेस जहां से मैं ये एप्लीकेशन को भर रहा हूं, अब इसको सबमिट कर देना है। अब यहां पे आप अपना एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं, एप्लीकेशन के रिसिप्ट को प्रिंट कर सकते हैं। ये आपके एप्लीकेशन का रिसिप्ट है। प्रिंट एंड डाउनलोड एप्लीकेशन रिसिप्ट पे क्लिक करना है। आपका एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे हमें माई एप्लीकेशंस पे आना है, हमें इसका पेमेंट क्लियर करना है। हमें यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, व्यू पे क्लिक करना है, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। अब यहां से आपको सेलेक्ट
PSK पे क्लिक करना है, यानी कि आप कौन से ऑफिस में, किस लोकेशन के पासपोर्ट वेरिफिकेशन ऑफिस पे जा कर के अपना वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, वो ऑफिस आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। जो भी आपके लिए नियरेस्ट या फिर आपके लोकेशन से सबसे करीबी जो लोकेशन का ऑफिस हो, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा सिलीगुड़ी। ओके, अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट का डेट सेलेक्ट करना है, 15 तारीख 15/10/2025। अब हमें मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट्स वंस मेड फॉर अवेलिंग पासपोर्ट सर्विसेज विल नॉट बी रिफंडेड इफ द पे अगेन, यानी कि एक बार पेमेंट करने के बाद में ये रिफंड नहीं होगा, और एक बार अगर आपका पेमेंट कट चुका है तो वापस पेमेंट करने का जरूरत नहीं है, कोशिश करने का। यहां पे आपको फीस लगेगा 1500 रुपए का। अब यहां पे नाउ पे क्लिक करना है। पेमेंट के क्या क्या ऑप्शंस है देख लेते हैं। नेट बैंकिंग, SBI नेट बैंकिंग अवेलेबल है, कोई चार्जेस नहीं है इसमें। अदर नेट बैंकिंग, अगर आप SBI के अलावा किसी दूसरे बैंक के नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो अदर बैंक नेट बैंकिंग को सेलेक्ट करना है। कार्ड पेमेंट्स के ऑप्शन है, यहाँ पे SBI का कार्ड, डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, अदर बैंक डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, और या तो फिर UPI से आप पेमेंट कर सकते हैं। UPI पे हम क्लिक करते हैं, हम यहाँ पे UPI से पेमेंट करेंगे। ये पेमेंट डिटेल्स हैं, प्लीज सेलेक्ट। QR कोड चाहिए आपको, आप QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करना चाहते हैं या फिर आप अपना UPI ID को डाल करके अपने ऐप से पेमेंट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे QR कोड सेलेक्ट कर लेते हैं। हमें QR कोड दिखाया जाएगा और स्कैन करके हमें जस्ट पेमेंट करना है। यहाँ पे QR कोड शो कर दिया गया है, अमाउंट है 1500। SBI रेफरेंस नंबर, मर्चेंट रेफरेंस नंबर, इसका आप एक फोटो लेकर के रख लें। अब यहाँ से स्कैन करके पेमेंट कर देना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे टाइम लिमिट दिया हुआ रहता है, आपको इसी टाइम लिमिट के अंदर में इस बारकोड पे पेमेंट कर देना है। अगर ये टाइम लिमिट पार हो जाता है तो आपको वापस से इनिशिएट करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन, नहीं तो फिर आपका पैसा अटक सकता है। इसको स्कैन करके पेमेंट करते ही आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और आपका अपॉइंटमेंट भी फिक्स हो जाएगा वही डेट पे। तो चलिए, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।